नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम जो कि है 11 अक्टूबर को, तो आज हम इस पर चलेंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। इससे हमारा पहला वीडियो आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा वो देख चुका है, स्टडी दर्पण में देख सकता है। जी हाँ, यहाँ पर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज जो कि यहाँ पर आएगी 30 मार्क्स की, क्वांट 25 मार्क्स, रीजनिंग 25, डाटा एनालिसिस तो ये 20 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जी हाँ इसकी बात की जाए तो ये आएगा आपका टोटल 20 मार्क्स का, ये आप देख सकते हैं। और नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके और इसके अंदर इंक्लूड रहेगा एचपी जीके ऑल्सो, तो ये आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो नंबर क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 150, आप देख सकती है यहाँ पर, तो 150 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम बच्चे हमारे पास जो मैसेज आएगी सर जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर जरूर वीडियो बना दीजिए, जिसमें हमें पता चले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये रेगुलर एग्जाम तो होता नहीं। तो आज हम इस पर चलेंगे, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो जी हाँ, ये 20 क्वेश्चन आएंगे यहीं से ही, तो हम इस पर बात करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो करते हैं हम स्टार्ट। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो जी हम चलते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक एंड जनरल अवेयरनेस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को देने वाले हैं वो काफ़ी जानते ही नहीं इस सब्जेक्ट के बारे में, आखिर यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? तो आखिर वो कौन सी मार्केट है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा जहां पर फुल आपको मोनोपोली दिखाई दे, एकाधिकारी जहां पर एक ही टाइप की आपको ज्यादातर फर्में दिखाई दे प्रतिस्पर्धा, या फिर ड्यूअल राइट द्विअधिकार दिखाई दें, अल्पाधिकार जहां पर बहुत ही कम अधिकार मिले। तो जी हां, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। तो जो भी बच्चे को लगता है कि, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा सर हिंदी में डालना, तो आप मुझे बता दोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ मुहैया करवा दी जाएगी जो हिंदी में होंगे, या फिर मैं बाईलैंग्वेज कर दूंगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होंगे। फिर चलते हैं हम आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है कि, मतलब 4 ऑप्शन है उसमें कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए यहां पर मैक्सिमम शायद इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि क्या होता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए तो वहां पर आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, तो कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यदि दो वस्तुएं इफ टू आर्टिकल्स एक दूसरे के पूरक हों, जैसे कि आप बोलोगे सर पूरक क्या वाला है ये बताइए, जैसे कि पेप्सी है और दूसरा सेम ब्रांड कोक है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी जो क्रॉस प्राइस होगी वो क्या होगी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0। जी हां, 0। तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन ए। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। तो यहां पर बात की जाए तो वह लागत जो कोई भिन्न तकनीक अपनाने पर फर्म उठा सकती थी, या ऑप्शन बी वह लागत जो उत्पादन की किसी भिन्न विधि के अंतर्गत फर्म उठा सकती थी, उठाई गई वास्तविक लागत, या त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन। तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा आपका आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य प्रोडक्शन द्वारा अर्जित जो अधिशेष होगा, अधिशेष को इंग्लिश में बोलेंगे हम सरप्लस, उसको क्या कहेंगे हम? तो इसका जो आंसर आएगा मैं सीधा बता देता हूं, आभासी लगान। जी हां, एक सोच समझ के अंदाजे वाला जो टैक्स होगा उसको हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब इकोनॉमी में ब्याज दर जो इंटरेस्ट रेट हो वो ऊंचा हो जाए? तो इसमें चलते हैं हम, बचत बढ़ जाएगी या उधार देना कम हो जाएगा, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, या पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है? तो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाएगा। तो ये है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी, मतलब जहां कहां पर जो बात की जाए हार्डवर्क को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ना कि टेक्निकल को। श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, विकासशील में, या विकसित में? तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, जहां पर जो हार्डवर्क है, परिश्रम है, ठीक है, वो प्रॉफिट के रूप में आए। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7 का ए इज द राइट आंसर।
तो ये थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिनांस कमीशन, वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी वो तैयार करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी के संशोधन की सिफारिश करता है, या संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो बंटवारा है उसके बीच में निर्णय लेता है। तो जी हाँ, इसका आंसर आएगा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर 8 का डी। संसाधनों के मतलब रिसोर्सेज के सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो डिसाइड करता है बंटवारे का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, फिफ्थ में जो 5 ईयर प्लान था उसमें गरीबी हटाओ के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू मतलब किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता तोड़ने का? तरलता मतलब लिक्विडिटी, उसको तोड़ने का जो इंटरेस्ट है वो एक रिजल्ट है। वो किसने बात बोली? अगर मैं बात बोलूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कीन्स। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग अवेयरनेस। ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके अभी इकोनॉमी के चल रहे हैं, इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा बैंकिंग अवेयरनेस पे। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्न में से किस में परिवर्तन का परिणाम होता है? अगर यहां पे बात की जाए तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, उस वस्तु की पर यूनिट की जो कीमत है, प्राइस है, तो उसका परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी? ठीक है, 12वां के बाद तो हमने बंदी कर दिया, आप सभी को पता ही होगा। तो क्वेश्चन जो अगर बात की जाए तो इसका था 2007 से 12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, पहले जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे वो चल रहे थे आपके इकोनॉमिक से, अब हम आपको लेके चल रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस से। तो आप देख सकते हो दोनों हम मॉड्यूल पूरे कर रहे हैं, एक तो है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अब हम बैंकिंग अवेयरनेस पे चलते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है ग्रीन बैंकिंग, इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, एक फिनांस दिया जाना, अलग से खर्चा डिसाइड करना, तो यह है ग्रीन बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण टेक्निक नहीं है? तो यहां पर बात की जाए तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, बचत जमा खाते में ब्याज दर में वृद्धि। जी हाँ, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने ये बताना कि इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। उत्तम मुद्रा हमारी जो करेंसी है निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर निकाल देती है, निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचालन से बाहर निकाल देती है, उत्तम और निकृष्ट एक साथ संचालन नहीं कर सकती, ये कह नहीं सकते। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मतलब निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचालन से बाहर निकाल देती है। बिल्कुल, इसका मतलब साफ साफ है, जैसे डुप्लीकेट करेंसी जो है अगर वो धीरे धीरे मार्केट में आएगी तो क्या होगा, अगर उस पर लगाम नहीं कसी जाएगी तो जो ओरिजिनल मुद्रा वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, उसकी वैल्यू कम होनी शुरू होगी फिर धीरे धीरे। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, सरकार अर्थोप्राय ऋण देती है, तो ये है किससे ऋण देगी? वो किससे ऋण लेती है? मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है अगर उसने लोन लेना है तो किससे लोन लेगी? ठीक है, तो नेचुरली इसका आंसर होगा ए, आरबीआई से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सस्ती मुद्रा, जी हां, चीप करेंसी का क्या मीनिंग है यहां पर? तो जिसका रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट कम हो, इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा हो, जिसमें सेविंग कम हो या सेविंग ज्यादा हो, तो बिल्कुल आपको पता ही है चीप करेंसी हम उसको ही मिलेंगे जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कम से कम मिले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने पर के लिए दी गई अनुमति को क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल से, आप बैंकों में गए होंगे तो आपको जरूर इस चीज का पता चला होगा। इसका आएगा ऑप्शन आंसर ऑप्शन डी, ओवरड्राफ्ट। इसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो, देशांतरण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका जो आंसर आएगा दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा। जी हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो होगा हॉट करेंसी, जो एक स्थान से दूसरे जगह पे हम ट्रांसफर कर सकें। ऑप्शन डी, हॉट करेंसी, जैसे कि डॉलर है, यूरो है, ये बिल्कुल हॉट करेंसी है। फिर चलते हैं हम 9th में। बैंक रेट, जो बैंक रेट है वो ब्याज की वह दर है जिस पर, जी हाँ, इसका आंसर आएगा बैंक रेट क्या होता है? जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्न में से किसके पास है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरली इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी आरबीआई के पास ही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनकी टोटल संख्या कितनी है? अब तो आप सभी को पता है टोटल संख्या कितनी हो गई होगी। जी हाँ, यहां पर एक कम था, तो अब टोटल जो नेशनलाइज्ड बैंक हो चुके हैं वो आपके हो चुके हैं, पहले थे कितने, पहले यहां पर बात की जाए तो 19 और 20 के आसपास थे, अब 12 हो चुके हैं। तो इसके अंदर आप ये देख लेना, इसको काट सकते हो आप या किसी और को काट लो तो 12 आ जाएगा। तो इतने बैंक हो चुके हैं आज की डेट में जो नेशनलाइज हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा है या देना बैंक, विजय बैंक, इन सबको मिला दिया गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, तो कौन इसको सिक्कों को जारी करता है? तो इसका आंसर आएगा जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो ये है डिमांड निक्षेप, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इंटरेस्ट रेट नीति जो पॉलिसी है वो किसका अंग है? तो इसका आंसर आ जाएगा वो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक रेट में कमी का ऋण मतलब लोन की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बैंक रेट में हम कम हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर बात की जाए तो इसका आंसर होगा आपका जो लोन है वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित बैंकों का पंजीयन किसके पास करना होता है? जी हाँ, जो उनको हम लाइसेंस वाली बात है, जो पंजीयन करना होता है वो कहां पर होगा? तो इसका आंसर कहां आएगा? आरबीआई। आरबीआई के पास ही सभी बैंकों का सारी चीज मिलेगी आपको, वहीं पे वही इनका पंजीकरण करेगा। तो ये है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असंगठित क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है, इकट्ठा कौन करता है? तो इसका आंसर भी आएगा आपका आरबीआई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आपको बताने के लिए, ये सब थे आपके बैंकिंग अवेयरनेस, और इससे पहले जो आपको क्वेश्चन सोल्व किए वो थे हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और आपके बैंकिंग सोसाइटी एग्जाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।